గద్దా తిరిగిటి తిరిగిటి తాను దాగి తిరిగిటి ధిన్. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम. आज की मेरी मेहमान का फ़नून लतीफ़ा की उस शाख से ताल्लुक़ है जिसे उर्फ़ आम में फ़न रक़्स कहा जाता है, और वो अपने काम से इश्क करती हैं. जैसे फैज़ साहब को मिसरा है कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे. अगली वैसे लाइन है कि हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो उसका बात हम नहीं कर. इन्होंने अपने फ़न से पाकिस्तान को दुनिया जहान में शोहरत दिलाई है, और जहाँ जहाँ ये गए हैं वहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है. नाहिद सिद्दीकी, वेलकम टू पाकिस्तान. जी कब पहुँची आप? जी मैं 3 दिन हुए आई हूँ. अच्छा, कितनी देर क़याम का इरादा? वैसे तो मैं हर साल आती रहती हूँ 1 या 2 दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा कुछ 3 हफ्ते मिले थे. फारिग वक्त था, कुछ परफॉर्मेंसेस नहीं थी वहाँ, तो हमेशा वक्त जो वतन की याद है वो आती रहती है, बहुत ज़्यादा तड़पाती है. ओके जी. ये बताएं, मेरी 3 बहनें हैं. जी जी. वो अमेरिका रहती हैं जी बड़े सालों से. जी. सब कहती है रहना सी पाकिस्तान है. आपको भी ये तकलीफ रहती है कि आना पाकिस्तान में? मुझे और तरह की ज़रा मेरी तकलीफ़ है. वो इस तरह के जिस फ़न से मेरा ताल्लुक़ है उसका फ़रोग़, उसका फैलाना यहाँ मुमकिन नहीं हो पा रहा था. उसकी वजह से मैं बाहर गई और रोती ही रही. एक तरह काम भी किया जैसे, लेकिन ये हमेशा पीछे बात रही कि रहना वहाँ है, रहना पाकिस्तान में है, जहाँ की हमारी बुनियाद है, जहाँ के रूट्स हैं. तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग जो बाहर सेटल्ड हैं या रहते हैं उनका ये रोना रहता है. उनको वतन से ज़्यादा प्यार हो जाता है, बल्कि रूट्स की प्रॉब्लम रहती है. वो एलेक्स हेली की किताब ना रूट्स, तो उनका वो एलेक्स हेली नीग्रो है जी, तो उनका रंग हमसे ज्यादा काला है. अच्छा. तो अगर उनको रूट्स की प्रॉब्लम है तो इससे चंगे पले. ओके, लेट्स मैं आपके बारे में बात करते हैं. आप इसी शहर में पैदा हुई? जी नहीं, मैं रावलपिंडी में पैदा हुई. रावलपिंडी में पैदा हुई. अच्छा, आपकी वालिदा? मेरी वालिदा तलत सिद्दीकी, जो कि जिनकी वजह से हम सब एक एक करके फ़नून लतीफ़ा की फील्ड्स में आए. ठीक. और वो भी यहीं रहती हैं लाहौर में. पता है. जी. अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? जी हम लोग 3 बहनें और एक भाई. अच्छा, एक आपका भाई अलास्का होता है? जी हाँ, अलास्का. वो ऑयल, वो क्या करते हैं, ऑयल टेक्नोलॉजी से उनका कोई ताल्लुक है? गैस एंड ऑयल इंजीनियर. वो वहाँ है? जी हाँ. आप बर्मिंघम में हैं? मैं बर्मिंघम में हूँ. जी. अच्छा, आपकी छोटी बहन? मेरी छोटी बहन यहाँ लाहौर में रहती हैं और सबसे छोटी भी लाहौर में रहती हैं. आरिफा भी? आरिफा से भी. अच्छा, ओके. आपने तालीम कहाँ हासिल की? जी मेरी कराची में हैप्पी होम स्कूल में. अच्छा. आई डिड माई मेट्रिकुलेशन देयर. फिर यहाँ आके होम इकोनॉमिक्स कॉलेज, लाहौर होम इकोनॉमिक्स. ये एंटर कैसे किया आपने दिस फील्ड ऑफ फ़नून लतीफ़ा जिसे कहते हैं? जी एंटर तो बहुत ही एक छुट्टियां थीं कॉलेज की, और अम्मी ने सोचा कि मसरूफ़ रहना चाहिए लड़कियों को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ में. मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किसी चीज़ को भी मैं इस हद तक मुझे इश्क हो जाएगा जैसे बाद में हुआ. तो मैं गाना सीखने गई थी फिरोज़ निज़ामी साहब के पास. वो यहाँ सिखाया करते थे आर्ट्स काउंसिल में. तो वहाँ अम्मी लेके गई और फिरोज़ निज़ामी साहब की बड़ी मेहरबानी की उन्होंने कहा कि बिल्कुल सीखना है, ये तो है ही नहीं कि नहीं सीखना. लेकिन वहाँ मुझे किसी ने, मेरे उस्ताद महाराज गुलाम हुसैन, उनका पता बताया कि एक बहुत बड़े उस्ताद आए हुए हैं. तो वहाँ जब मैं गई तो आई जस्ट फेल इन लव विद हिम. मतलब बिल्कुल मुझे ये लगा कि दिस इज़ मी. और बिल्कुल सारा दिन उनका दिमाग खाती थी, एक एक बात पूछती थी, बार बार पूछती थी, सारा दिन वहाँ रहती थी. इस किस्म की फिर एक बात पैदा हो गई जो कि उनको देख के,
اور مجھے یہ لگا کہ یہ مجھے کرنا چاہیے. اوکے. موسیقی کی آپ نے ٹریننگ لی فیروز نظامی صاحب سے تھوڑی بہت کہ نہیں؟ بہت کم, بہت کم. اچھا, مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ 7-8 سیشنز کیے ہوں گے, اس سے زیادہ. اس کے بعد یو موو ٹو ڈانس؟ جی بالکل. اور وہ کنٹینیوس پیریڈ رہا؟ جی ہاں, وہ بس اس طرح ہو گیا پھر تو جیسے ایک پہچان ہو جاتی ہے انسان کو کہ یہ مجھے کرنا ہے. بہت ڈیفینٹ انداز کے ساتھ مجھے یہ پتا ہو گیا کہ یہ میں ہوں. اچھا. اور اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی امی کے ساتھ جایا کرتی تھی, کراچی میں ہم لوگ رہتے تھے, اور وہاں ان دنوں ذرا حالات اور طرح تھے. جی. مہاراج سے جب آپ سیکھتی تھی تو how many hours a day did you spend at it? کتنے 10 منٹ کرتی تھی آپ؟ نہیں 12 منٹ؟ 10 منٹ سے تو کچھ نہیں آتا, ویسے بھی نہیں آتا کچھ. اچھا. لیکن ان کا میں نے بتایا نا آپ کو کہ صبح اگر امی چھوڑ جاتی تھیں تو پھر رات تک وہ کہتی تھیں کہ چلو گھر. اچھا. جی. تو پھر جی, اور میں آئی واز ون آف دا لکی پیپل, کیونکہ مہاراج نئے نئے آئے تھے, ان کے پاس اور کوئی اسٹوڈنٹس نہیں تھے. آئی واز موسٹ پروبیبلی ون آف دا فرسٹ ونس. اور وہاں میں گئی اور ان کے پاس بھی وقت تھا, انہوں نے بھی شاید میرا شوق دیکھا ہوگا, میں نے بھی زیادہ تر وقت وہیں لگا دیا. تو ان کو بھی میری خوش قسمتی کہ یہ نہیں لگا کہ اس کو زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے, بلکہ آج تک انہوں نے مجھ سے کوئی فیس نہیں لی, اور میرا شوق دیکھتے ہوئے انہوں نے بالکل مجھے اس طرح سکھایا جیسے اپنی کوئی بچی ہوتی ہے. جی. نعیم طاہر صاحب ہمارے ایک دوست ہیں. جی جی. ہم یاسمین سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں. جی جی جی. اب جانتی ہیں نا یاسمین بہت اچھی طرح نعیم صاحب کو بالکل. بہت. وہ بھی اس زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی سب, وہ کوئی اس زمانے میں وہ بھی کوئی کام کیا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی. وہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں؟ کوئی یہ ٹروپ تھا یہاں لاہور میں جو انہوں نے تیار کیا تھا؟ جی, نعیم صاحب نے ایک ٹروپ تیار کیا تھا, اور وہ ایک فوک. اچھا, فوک کا. جی, لوک رقص تھے, اور اس میں میں اور میری چھوٹی بہن ہم لوگ حصہ لیتے تھے, اور بھرپور حصہ لیتے تھے, کیونکہ ان کا شوق تھا. انہوں نے ایک چیز بنائی, آرٹس کاؤنسل جو کہ پرانی بلڈنگ ہوا کرتی تھی, اس میں سارا دن ہم لوگ ریہرسل کرتے تھے, اور چائنا وغیرہ جانے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں, اور اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور جی, جسٹ ٹو گیٹ ourselves in a correct ٹائم فریم, یہ بھٹو صاحب کا دور تھا؟ یہ بھٹو صاحب کا دور تھا. جی, جسٹ ارلی بھٹو صاحب کا, ارلی بھٹو صاحب کا دور تھا. آلرائٹ. جی. اوکے. تو اس وقت بلکہ اسی میں سے دیکھ کے مجھے پھر پی آئی آرٹس اکیڈمی کراچی سے آفر آئی تھی دیٹ آئی شوڈ جوائن دیم. وہ جو پی آئی اے کے کلچرل ٹروپ جو بہت فیمس ہوا تھا بعد میں جا کے. جی جی. سو آپ یہاں سے شفٹ کر کے ادھر چلی گئی؟ جی ہاں, میں کافی دیر کے بعد گئی. پہلے میں گئی تھی, ایک ہیر رانجھا بیلے ہوتا تھا, اس کے لیے جاتی رہتی تھی اور پھر واپس آ جاتی تھی. اور نعیم صاحب کے بھی جو ٹروپ تھا اس میں بھی میں بھرپور حصہ لیتی تھی. تو آپ کہاں گئیں؟ چائنا گئیں آپ؟ جی, کافی دنیا گھومی ہے, چائنا, جاپان, کوریا, رشیا. In that troop? This was with the PIR Academy. یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کام کرتی تھیں ان دا ارلیئر پیریڈ, جب آپ ٹریننگ کر رہی تھی, تو بہت پیسے ملتے تھے کہ ویسے ہی بس خلوص زیادہ اور پیسے کم؟ نہیں, پیسوں کا اس وقت یہ بھی نہیں تھا. میرا پریشر بھی نہیں تھا؟ پریشر بھی نہیں تھا اتنا, لیکن یہ تھا کہ پاکٹ منی سے بہت زیادہ لگتا تھا مجھے. اور میرے خیال ہے میں نے اتنی پرواہ نہیں کی تھی, یا شاید کرنی نہیں پڑی. دونوں باتوں میں سے ہو سکتا ہے کہ لگن اتنی تھی کہ سوچا کہ نہیں یہی کرنا ہے, چاہے پیسے اور نو پیسے. سم ٹائمز پیشن ہو جائے کسی بات کا تو منی از ناٹ ریلی ریلیونٹ. سو آپ یہاں سے شفٹ کر کے آپ پی آئی اے کے کلچرل ٹروپ میں چلی گئیں. وہاں آپ کتنی دیر رہیں؟ وہاں میں 72 میں پہلی دفعہ گئی. ٹھیک. اور 72 سے لے کے 76 تک. یو آر پارٹ آف دیٹ؟ جی, پارٹ آف دی پی آئی آرٹس اکیڈمی. آپ کے ٹیچرز میں سے پہلے تو وہ جن کا آپ نے نام لیا مہاراج غلام حسین. اس کے بعد آپ نے کن سے سیکھا؟ جی, پھر میں 1980 میں مجھے موقع ملا پہلی دفعہ ہندوستان جانے کا. اچھا. خواہش ہمیشہ سے تھی, لیکن کیونکہ مہاراج غلام حسین کتھک کا لکھنؤ گھرانے کے کتھک اسکول سے تعلق ہے, تو دلی مجھے معلوم تھا مجھے جانا کہاں ہے. اس لیے وہ جانا بھی اس لیے ضروری سمجھا میں نے کہ یہاں پہ مہاراج غلام حسین صاحب نے بھی بہت سفر کیا ہے, کیونکہ قصور کسی کا بھی نہیں ہوتا,
कसूर शायद मेरे ख्याल में लाइल्मी का होता है, Okay. किसी फन से ना वाकफियत होने का होता है, Okay. कि माहौल ऐसा पैदा हो जाता है। फिर इस वजह से ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई कि जहाँ पे ये फ़न प्रैक्टिस होता है, जहाँ से ये निकला है, वहाँ जाके ऐसी जगह जाऊँ कि बिल्कुल बिखर ना जाऊँ, वही स्कूल रहे जिस स्कूल से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक। तो बिरजू महाराज बिरजू महाराज जी, हु इज़ मतलब बहुत वो एक अब तक वो उनकी उम्र कोई 56 है अब, और परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अच्छा। जी, और बिल्कुल उनका स्कूल है कथक केंद्र, अच्छा वहाँ मैं गई और मैंने महाराज का जिक्र किया, अपने महाराज का, बाबा का, हम उन्हें बाबा कहते हैं। और उनकी तरफ से मैं उनसे इजाज़त लेके गई थी कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि एक ही स्कूल है, क्योंकि वो उनके वालिद के शागिर्द हैं, ठीक यानी बाबा अच्छन महाराज जी के शागिर्द हैं, जो कि बिरजू महाराज के वालिद थे। ठीक। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल खुशी से जाओ, ये ख़त बल के लेके जाओ, और उनसे कहना कि छोटे से थे, मेरी गोद में बैठा करते थे, और वो तुम्हें सर आँखों पे सिखाएंगे, सर आँखों पे बताएंगे। यही मैंने किया, और वाकई उन्होंने बिल्कुल खुले दिल से मुझे सिखाया, और मैं बहुत खुशकिस्मती समझती हूँ इस बात को। 80 में आप उनके जी पास हाँ, कितनी पहली देर दफ़ा के लिए? पहली दफ़ा मैं उनके पास रही थी 6 महीने। अच्छा। जी, लग के। और रिगोरस ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, जी, बिल्कुल। दिन रात वाला काम। जी जी, मैं गई इसीलिए थी। अच्छा, फिर उसके बाद जाती रही आप, आती उसके रही? बाद मेरी खुशकिस्मती समझें कि वो आए इंग्लैंड, मेरे घर पे रहे। अच्छा। जी, जो कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंसेस देखने से बहुत सीखने का मौका मिला, उनको वैसे रियाज करते हुए देखने से, उनकी बातों से बहुत कुछ सीखा। तो इस तरह फिर वो सिलसिला चल गया और अब तक है। Alright. जी आपने अभी एक बात कही कि ला इल्मी की बात है। जी, बात मैं थोड़ी सी टेढ़ी करता हूँ, आपको मैं टेढ़ा आदमी हूँ, ये तो पता ना नहीं, आपको? नहीं, मुझे अच्छा, नहीं लगता। पता आपको? मुझे आप लगता इंग्लैंड नहीं। रहते हैं ना, आपको पता नहीं, नहीं। नहीं। इस प्रोग्राम में तो लोग आने से घबराते हैं। मैं इंग्लैंड में भी मिली हूँ। आज मिले हो, मुझे पता है। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जो रक्स है जी जी ये मंसूब किया जाता है एक खास तबके के साथ, जी ठीक है ना? और वो कहते हैं जिसे जो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ डांस है उसको मिक्स कर दिया जाता है जो बाजार में होता है। जी। इसे कैसे समझाया जाए कि दोनों चीजों में फर्क है? मेरी अब तक यही कोशिश रही है, मुझे लेबल किसी पे लगाना अच्छा नहीं लगता, Okay. लेकिन क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया आपसे अभी कि किसी भी, ये इल्म है, बिल्कुल है। रक्स एक इल्म है। बिल्कुल ठीक है। बदकिस्मती से तालीम यहाँ नहीं है। इसको करने वाला तो एक इल्म रखता ही है, लेकिन देखने वाला जो है, अगर उसको कम से कम आधा उससे इल्म ना हो तो वो अप्रिशिएट भी नहीं कर सकता। जी। अच्छा जी, आपने कहा कि वो रिस्पांस नहीं मिलता, क्या करें? हाउ टू एजुकेट पीपल? जी, ये इतना आसान नहीं है, या जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं पिछले कोई 12 साल से बाहर रह रही हूँ इंग्लिस्तान में, और पहले शुरू में सोचा, नाराज़गी थी, नहीं जाना, ठीक। रह नहीं सकी, और ये जिम्मेदारी महसूस की कि नहीं, जाके याद दिलाना है लोगों को कि रक्स जिंदा है। मैं जिंदा नहीं हूँ, रक्स जिंदा है, इसलिए कि मैं एक सोर्स हूँ। ठीक है, चाहे उसके लिए कितनी तकलीफ हो, ना आए लोग देखने, कुछ ना हो, लेकिन जब तक ये कदम उठाया नहीं जाएगा, क्या होगा? इसीलिए फिर मैंने ये सोचा कि हर साल, चाहे 1 दफ़ा चाहे 2 दफ़ा साल में, यहाँ आऊँ, मुजाहरा करूँ, अपना एक्सपीरियंस इस तपस्या का, इस फन को पहचानने का थोड़ा बहुत शेयर करूँ लोगों से। Okay. उससे उसकी वजह ये थी कि लोगों को एक याद दिलाती रहूं कि नहीं, ये जो हमारा विरसा है, ये जो एक फ़न है, और बहुत खूबसूरत और कंप्लीट और ज़रूरी फ़न है, वो मरे नहीं। इसलिए हर साल ये कोशिश की, और काफ़ी हद तक मैं उसमें कामयाब हूँ, क्योंकि जब जिस तरह का ताल्लुक़ नेचर का कथक से है, उसमें रह के जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आउट ऑफ द होल
जितने भी डांस फॉर्म्स हैं बहुत मुख्तलिफ किस्म के अपने अपने अंदर बड़ी फील्ड्स हैं, जैसे भरतनाट्यम है, कथक है, मणिपुरी है, उड़ीसी है, ये पूरे पूरे फ़न हैं, इल्म हैं अपने अपने तौर पे, जिनकी वाकफियत बिल्कुल हमारे मुल्क में कम है। ठीक। अब करना ये है कि उनको कम से कम एक फॉर्म जो कि हमारी अपनी मुग़लों के दौर से ये चली आ रही है, मुसलमानों की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा काम मुसलमानों ने कथक में किया। कथक एक ऐसा फॉर्म है कि अगर हम उसमें चले मज़हब को ला ही रहे हैं तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और वो हम हैं, हमारी पहचान है। वही मेरी कोशिश है कि मैं उनको सबको ये बताऊं जितनी हद तक मैं बता सकती हूँ कि ये हम हैं, और उसके लिए बस यही है कि मेरी कोशिश करते रहे। देखिए ना, आप आती हैं हर साल जी, आप आई एड एशिया के ऊपर, जी जी, पूरा लाहौर शहर टूट के पड़ा। जी जी, आप एक परफॉर्मेंस करती हैं अली ऑडिटोरियम, जी जी, इस शहर में चर्चा पड़ जाता है जी के कार्ड्स चाहिए। आप परफॉर्मेंस करती हैं कराची में, आपने परफॉर्मेंस की ये यूएस इंफॉर्मेशन सेंटर में एक साल में। सो देयर इज अ डिजायर इन दिस सिटी कि आप देखें ना जी। बस जो डांस है, एक थीसिस ये है कि डांस या रक्स जो है वो इंसान के अंदर है जी। मसलन हम सदियों से कर रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं, जब भी वो काटते हैं हम फसल, लोग खुशी से नाच करते हैं, बिल्कुल, कोई नहीं रोकता उनको। सो डांस इज पार्ट ऑफ मैन्स नेचर। आप बिलीव करते हैं इसमें? देखिए, 3 तरीके हैं इजहार के। इंसान ने जब से होश संभाला या जब से इंसान बना, हमने डिस्कवर किया कि इजहार के तरीके क्या हैं, क्योंकि एक तो अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करके इजहार करना, एक किसी चीज़ से आवाज़ पैदा करना ओके, सीना बजा के, ढोल बजा के, ठीक है, खुशी का इजहार या जो भी इजहार है, और एक अपने आज़ा के ज़रिए, अपने जिस्म के ज़रिए इजहार किया। खुशी है तो हाथ फैला लिए बिल्कुल खुशी से। बिल्कुल इसी तरह रक्स है, जैसे आप ही की बात मैं कर रही हूँ कि इजहार है, जैसे वो तो पुरानी बात हो गई, आज़ा की शायरी तो है ही, लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ, मेरी बॉडी मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं उसको बजाऊंगी। आई एम एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, आई एम अ पेंटर, आई एम एन एक्ट्रेस एंड आई एम अ सिंगर। 4 चीज़ों यानी कि कंप्लीट एक फ़न है, क्योंकि आप इसमें से किसी चीज़ को भी निकाल देना तो एक रक्कास मुकम्मल नहीं होगा। उसको गाने की उतनी तालीम, गाने की समझ, जहन का इस्तेमाल, लयकारी, तालें, सुर, अपने जिस्म से वो तस्वीरें खींच रहा है, लाइंस बना रहा है, रंग बिखेर रहा है, रंग भर रहा है और ड्रामा कर रहा है। वो भाव है, बगैर लफ्ज़ों के वो भाव कर रहा है कि सिर्फ आँख से या सिर्फ जिस्म से वो उस कैफियत को बयान कर रहा है जिसके लिए हम आम जिंदगी में लफ्ज़ों का सहारा लेते हैं। जी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा बारीक काम है या फाइन आर्ट है कि इसको समझने के लिए फाइन ब्रेन चाहिए। ये बताएं, मैंने एक फिल्म देखी, कहते हैं कि अगर डांसिंग सीखा जाए तो इससे इंसान की जो पोस्चर है वो भी बेहतर होता है, खड़े होने का तरीका, चलते भी मोर ग्रेसफुली हैं। ये इज इट करेक्ट कि अगर आप डांस की ट्रेनिंग लें तो आपके चलने का तरीका भी बेहतर हो जाता है? वलैत में मैंने देखा कि बॉडी बिल्डर्स ये ट्रेनिंग लेते हैं। जी, हाउ टू रन। जी, मेरी पहली तालीम ये होती है, या जहाँ से मैंने सीखा, मेरी पहली तालीम या मेरे स्टूडेंट्स को मैं पहली तालीम में देती हूँ कि वहाँ से कमरे से चल के वहाँ तक आओ और चलते रहो 1 हफ्ते तक। सीधी बेस हमारा स्पाइन है, ठीक है, ओके, रीढ़ की हड्डी जिस पे हम कायम हैं, ओके, गर्दन किस तरह, क्या चलना, किस चीज़ को कैरी करना, क्या, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा, वही आपकी बात कि पोस्चर जब तक सही नहीं होगा, आप हाथ मारते रहें बेकायदा हाथ, मतलब वो आपको टच नहीं करेंगे, सही नहीं लगेगा कि गलत हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन गलत हो रहा है। इसलिए सबसे पहले हमें
ये अवेयर कराया जाता है अपने बॉडी का, अपने जहन का, मेडिटेशन, योगा, ये सब रक्स का हिस्सा है, इनको जुदा नहीं कर सकते आप। और जैसे अब मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि क्योंकि मैंने रक्स सीखा है, तो मैं कोई भोंडी तरीके से हाथ हिलाना मेरे शऊर के बाहर है, कि मैं वो एक हिस्सा बन जाता है ज़िंदगी का, कि आप हर चीज़ कायदे में ले आते हैं, हर आपका मूव, हर आपका बैठना उठना जब कायदे में आ जाए ना, वो इसी तालीम से आता है और इसका हिस्सा है। क्योंकि रक्स अगर उस तरह सीखा जाए कि ठीक है जनाब मुझे 10 मिनट का पीस करना है या आधे घंटे का पीस करना है, और जनाब बहुत ऐसे होते हैं कि कहते हैं जी हमारी बेटी को कितनी देर में रक्स आ जाएगा, बल्कि वो रक्स नहीं, डांस कब आ जाएगा, डांस आ जाएगा जी। अब उनको क्या जवाब दिया जाए कि जी जनाब 3 महीने में आ जाएगा? ये तो पूरी जिंदगी, यानी जितना सीखते जाओ और नजर आता जाता है, और ये भी खुशकिस्मती की बात है कि और नजर आए। तो इसलिए ये कभी आप इस पे ये नहीं लगा सकते अगर आप ईमानदार हैं किसी भी फन पे, क्योंकि हमेशा गुंजाइश होती है उसको संवारा जाए, उसको बेहतर कैसे किया जाए, उसको किस तरह और उस पे सोचा जाए, कितनी बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं जी। आप पाकिस्तान में स्कूल खोलने का कभी इरादा रखती हैं? जी मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। देखिए मैं बड़ा क्लमजी आदमी हूँ, मैं रक्स नहीं सीखना चाहता, मुझे बताएं कितने हफ्ते लगेंगे कि मैं ग्रेसफुली चल सकूं? I'm a very clumsy person. Honest to God. I'm an absolutely clumsy person. मैंने तो आपको इतना ही देख रही हूँ अभी। Clumsiness नजर नहीं आ रही। नहीं। Okay, आपने अदाकारी से शुरू की थी? जी हाँ, मैंने एक तो अदाकारी तो वालिदा की तरफ से एक देखा उनको, उनसे बहुत कुछ सीखा। 2-3 प्लेस भी किए थे लाहौर में, यावर हयात टेलीविजन जी, अच्छा, ऑन टेलीविजन एंड ऑन स्टेज। अच्छा जी, यावर हयात साहब, यावर भाई जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने पहली दफा मुझे जजीरे में एक छोटा सा रोल था और मैं बहुत घबरा रही थी, और उसमें वो लेके आए। फिर उन्होंने 2-3 रक्स के प्रोग्राम भी किया, क्योंकि जिस एकेडमी में यहाँ मैंने सीखना शुरू किया था लाहौर में, वो महाराज ने, बाबा ने यावर हयात साहब की वालिदा के साथ मिलके एकेडमी शुरू की थी, खुर्शीद बेगम, और माँ जी का इस बात पे मुझ पे बहुत एहसान है। ओके जी, फर्स्ट एक्टिंग एंड देन ऑन टू म्यूजिक। ये लोगों का ख्याल है कि आप वाकई मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन है मौसीकी में, क्योंकि यहाँ को लोग कहते हैं जी हमारा कोई मौसीकी से ताल्लुक नहीं है। आपकी स्टडी क्या कहती है कि हमने कोई काम किया है मौसीकी के ऊपर? जी हाँ, मुसलमानों ने जिस तरह आर्किटेक्चर पे काम किया है, जिस तरह उसमें खूबसूरती लाए हैं, जिस तरह हमारे खानों में, लवाजमात में उनका हिस्सा है, इसी तरह रक्स में, खास तौर पे कथक में इस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि कोर्ट में वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह खुद कथक डांसर थे, बहुत बहुत बढ़िया, और उनकी बहुत सी ठुमरियाँ हैं। और महाराज बिंदादीन जो बहुत बड़े एक दादा बिरजू महाराज के, जिन्होंने 5000 ठुमरियाँ लिखी, वो उनके कोर्ट में मुलाजिम थे। उनका काम यही था कि कथक को कैसे बढ़िया से बढ़िया पेश करें, और कभी कभी महफिल उनकी लगती थी, उनको पैसे मिलते थे उनकी तरफ से, उनको कोई ये तकलीफ नहीं थी कि हम कहीं बाहर जाके परफॉर्म करें तो पैसे लाएं। उनका काम ये था कि किस तरह अपने फन को आगे बढ़ाया जाए। तो पैट्रोनेज जो मुसलमानों की रही है इसमें कोई शक नहीं। फिर हजरत अमीर खुसरो को आप लें, कैसे आप झुटला सकते हैं? मतलब आप तारीख को नहीं झुटला। अच्छा, ये कथक होता क्या है? अच्छा मुझे ये बताएं, एक तो हमारे पठान वो जो करते हैं, एक खटक होता है, नहीं वो जो तलवारों के साथ, वो क्यों होता है? हाँ जी, वो बहुत दफा ये अखबारों में मेरे बारे में भी लिखते हैं कि आप खटक करते हैं। खटक, क्या? हाँ, खटक जी। खटक और कथक में कितना फर्क है? कथक तलवारों के साथ नहीं होता, और खटक तलवारों के साथ होता है जी। कथक क्या होता है? जी, कथक लफ्जी माने कथक के हैं, कथा कहानी, और कथक कहानी कहने वाला जी। पुराने ज़माने में सदियों पहले जब एक महफिल से लगा करती थी, मैदानों में कहीं कहानियाँ बयान करते थे लोग, अपनी तारीख़ के बारे में
جو بھی ہسٹوریکل ایپیسوڈس وغیرہ تھے اور ان کو گا گا کے ہاتھ ہلا ہلا کے اونچا اونچا کہتے تھے, وہ ریفائن ہوتی گئی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی ہو سکتا ہے اس کی کوئی تاریخ میں وہ نہیں ہے شہادت, لیکن مجھے یہ میرا خیال کہتا ہے کہ اس طرح ہوا ہوگا کہ کوئی بہت ہی زیادہ افیکٹو آدمی جو ہے وہ کسی مسلمان راجا کے یا نواب کے دیکھنے میں آیا ہوگا کہ اس نے کہا کہ اس آرٹ فارم کو ریفائن کیا جائے, تو اس طرح کتھک ڈانس فارم ہے, ایک ڈانس فارم ہے, بہت سے اور ڈانس فارم سے علیحدہ ہے. اس کی بنیاد نارتھ انڈیا ہے جی. اس کے گھرانے, ایک لکھنؤ گھرانہ ہے, ایک جے پور ہے, ایک راجستھان تھا جو اب نہیں رہا اتنا زیادہ. پریکٹس میں 2 گھرانے ہیں, جے پور اور لکھنؤ. لکھنؤ میں زیادہ نزاکت پہ, زیادہ انگ پہ کہ آپ کی کیسی لائنز بن رہی ہیں, زیادہ ہمارے مسلمانوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس پہ توجہ دیتے, نستعلیق جی, اس پہ توجہ دی جاتی ہے. اور جے پور میں زیادہ لیکاری, زیادہ تیاری اچھا جی وہ دکھائی جاتی ہے, جس کے کہ کم پریکٹیشنرز رہ گئے ہیں اب. لکھنؤ گھرانہ کافی پنپ رہا ہے. اوکے جی, لیٹس گیٹ سمتھنگ پرسنل. جی آپ پی آئی اے میں چلی گئی. جی گو بیک ٹو پی آئی اے. جی جی یاد ہے نا؟ جی مجھے یاد ہے وہ ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اچھا, پی آئی اے میں آپ تھیں, وہاں ضیاء محی الدین صاحب بھی تھے. جی جی بالکل, انہی کی وجہ سے میں گئی. آپ انہی کی وجہ سے گئی. بالکل. پھر ان کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی. جی بالکل. ایسے ہی ہو گئی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں, ایسے تو کوئی بھی نہیں ہوتی نا. اچھا کیا نہیں, شادی ہوئی, پہلے ان سے بہت کچھ سیکھا, ان کے ساتھ کام کیا, اور اس کے بعد ضیاء صاحب چلے گئے تھے 76 میں. ہاں, تو میں یہیں رہتی. وہ ٹروپ بھی کو ڈس بینڈ ہو گیا تھا. وہ بند ہو گئی تھی اکیڈمی. وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے کہ پی آئی کے دور. آپ کی اولاد ہے؟ جی ہاں ماشاء اللہ, میرا ایک بیٹا 11 سال کا. اچھا, پھر آپ زیادہ وقت انگلستان میں رہیں, وہاں آپ کیا کرتی رہی؟ جی وہاں میں سکھاتی ہوں. اچھا, یو ہیو اے اسکول سارٹ آف اور انفارمل؟ میرا اپنا اسکول نہیں ہے, کیونکہ میں مصروف پرفارمنسز میں اتنی زیادہ رہتی ہوں کہ اگر اپنا اسکول ہو تو اس میں زیادہ توجہ سے ایک جگہ رہنا پڑتا ہے, ایک جگہ سکھانا پڑتا ہے. ابھی فی الحال میں یہ کر نہیں پا رہی تھی, تو اس لیے میں نے ایک ریگولر قسم کی کلاسز رکھی ہیں. اور میری ایک بہت بڑی, میں سمجھتی ہوں, اچیومنٹ ہے کہ میں نے انگلینڈ میں برمنگھم میں اپنے 2 اسٹوڈنٹس, جن کو انشاءاللہ اگلے سال میں پاکستان لاؤں گی اور لوگوں کو دکھاؤں گی. آئی فیل ویری پراؤڈ اباؤٹ دیم کہ بہت اچھا کام وہ کر رہے ہیں. ینگ گرلس, ایک 14 سال کی, ایک 16 سال کی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو میرے برمنگھم میں رہنا تھا کوئی 10 سال کا, وہ رنگ لایا جی. تو یہی کوشش ہے. دوسرا یہ کہ پرفارمنسز ہوتی ہیں, جو کہ پھر وہی بات ہے کہ مقصد یہی ہے کہ ایجوکیٹ کیا جائے. کام بھی چلتا رہتا ہے اپنی جگہ, ریاضت بھی کرتی. آپ کتنی ابھی بھی ریاضت کتنی کرتی ہیں؟ بہت کم کرتی ہوں. اچھا, جب بھی میں کرتی ہوں کمی لگتی ہے, کیونکہ اس لیے کہ اتنا یہ اٹس اے ویری واسٹ فیلڈ جی. اس میں جب ریاضت شروع کرتا ہے انسان تو اس وقت تو بالکل اندازہ نہیں ہوتا, لیکن اب تھوڑا تھوڑا یہ سمجھ میں آنے لگ گیا ہے کہ کسی یعنی ایک ہی فیلڈ کے اندر اتنی اس کی شاخیں ہیں کہ ساؤنڈ پہ کام کرنا ہوتا ہے, تیاری پہ کام کرنا ہوتا ہے, بھاو پہ کام کرنا ہوتا ہے, یہ سب. تو اس لیے مطلب جتنا بھی 4-5 گھنٹے تو کم از کم نکال لیتی ہوں. خواب دیکھتی ہیں آپ کوئی؟ خواب یہی دیکھتی ہوں کہ خدا کرے کسی دن ایسا ہو کہ اس فن کو اس طرح کی پہچان ہمارے ملک میں ہو جائے جو یہ ڈیزرو کرتا ہے, جو جگہ یہ مانگتا ہے, اس کی پہچان ہو جائے تو میرا خواب پورا ہو جائے گا. تمنا رکھتی ہیں زندگی میں کوئی جو پوری نہ ہوئی ہو؟ کیونکہ میں بہت رکھتا ہوں. تمنا تو ہر آدمی, ہر انسان رکھتا ہے میرے خیال میں. اچھا, لیکن میرا خیال ہے تمنا اگر ریئلسٹک امیدوں پہ بیسڈ ہو تو شاید, یا اس کے لیے کام کرے انسان تو پوری ہو سکتی ہیں تھوڑی بہت. تمنا رکھنا صرف کافی نہیں ہے, اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. جی, اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اس لیے تمنا رکھتی نہیں ہوں, کام کرنے میں زیادہ بلیو کرتی ہوں. نہیں, آپ نے کی کیا کنٹریبیوشن ہے ٹو دس آرٹ؟
आपने क्या किया जो आप कह सकती हैं कि मैंने, मसलन इससे पहले कि आप ये जवाब दें, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। जी 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 आई थिंक कि मैंने टेलीविजन पे ये किया है, ये मैं आपसे जी जी बात, नहीं नहीं प्लीज आई थिंक कि जो मैं करता हूँ टेलीविजन पे ये है कि एक सेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड बीइंग नेचुरल इन फ्रंट ऑफ जी टेलीविजन। जी जी आई थिंक मेरी कंट्रीब्यूशन टेलीविजन पे सिर्फ ये है कि यहाँ लोग आते थे, वो कहते जी उर्दू बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बड़े कायम हो के गाल करो, और तलफ़ुज़ बड़ा सही होना चाहिए, कैमरे उधर ध्यान रखो तो फाड़ न लगे। आई थिंक इट डजंट मैटर, कैमरा जो मर्जी करे, गुफ्तगू करेगा। दैट्स माय ओनली कंट्रीब्यूशन टू टेलीविजन। आपकी क्या करें? ये मैं वैसे टैका डाल रहा हूँ ऑडियंस पे कि जनाब साढ़े भी जज्बात नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आपने सच बोला ना, सच बोला, टोटली सच नहीं, बोला, सिर्फ और- मेरी कंट्रीब्यूशन ये है। नहीं तो वो भी आप इसीलिए ये कंट्रीब्यूशन आपकी जो बकौल आपके जो आप कह रहे हैं हाँ। कि आप बात करते हैं बिला तकल्लुफ खुली के, डुली। और दूसरा ये कि सच बोलते हैं। तकलीफ। मेरी कंट्रीब्यूशन भी ये है कि मैंने थोड़ा बहुत जो इस फन को पहचाना है और ये जो मुझे टच किया है अंदर मेरे ये समा गया है कि इस हद तक कि मैं समझती हूँ कि मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क में जहाँ की ज़रूरत है इसमें चंद लोगों को इकट्ठा करके, चाहे कुछ उसमें मुझे कितनी हद तक तकलीफ खुद उठानी पड़े, लेकिन पहचान करा दूं। और मसलन मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन मुझे ये महसूस हो गया कि मैं अब परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर रही या मुझसे नहीं हो रहा, आई वुड बी द फर्स्ट वन टू लीव दिस। आई एम सो फेयर, थैंक गॉड, या ऑनेस्ट, आई हैव टू बी, देयर इज नो अदर वे। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि सच ही बोलूं, जब तक बोल सकती हूँ सच बोलूं। मैंने इस फन को जिस तरह देखा है, जिस तरह परखा है, उस तरह मेरी ये कोशिश है कि लोगों तक पहुंचाऊं। और मेरी ये खुशकिस्मती कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान, ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है, और इसमें इसको अपनाना, कथक को, इसमें मैं समझती हूँ कि और भी ज़्यादा भारी जिम्मेदारी पड़ गई मुझ पे, क्योंकि मैं सिर्फ एक परफॉर्मेंसेस के लिए तो मुझे करने के लिए वो, या पैसा कमाने के लिए करने के लिए मेरा एम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरा है कि कभी भी मैं इसकी वो शक्ल ना देखूं जो कि मैं गवारा ही ना कर सकूं, क्योंकि मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि मैं तो एक सोर्स हूँ, लेकिन ये फन इतना बड़ा है कि मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इसको बर्बाद होते या खराब होते देखूं। तो इसलिए ये मैं जिम्मेदारी समझती हूँ, और मैं थोड़ी बहुत इसमें कामयाब भी हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आती हूँ, और तो क्योंकि प्रचार नहीं, आपको पता है यहाँ ज्यादातर परफॉर्मेंसेस वगैरह कथक की या कोई भी डांस की नहीं होती, तो इसलिए मैं जब आती हूँ, चंद लोग हैं, एक हल्का है वो बना हुआ है, वो इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, इस फन के हवाले से मुझे पहचानते हैं। मैं और उन्हें देना चाहती हूँ कि और ज़्यादा अगली दफ़ा आऊँ तो और ज़्यादा पहचान दूँ, बड़े प्यार से उन्हें बताऊँ कि नहीं, इसको अपनाएं, ये हमें। ठीक है। वो जो ऑपोजिशन होती है ना, उस पे फैज साहब का एक मिसरा है, पता नहीं शौक का इम्तिहान जो हुआ सो हुआ। मौसीकी से भी आपको शौक है? जी, मौसीकी तो हिस्सा है रक्स का। अच्छा। तो इसलिए थोड़ी बहुत तालीम मौसीकी में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा ना कि ठुमरी में मसलन खुद गा के भाव बताना कथक का हिस्सा है। अच्छा। इसलिए थोड़ा बहुत उसमें ज़रूर, अगर आपकी आवाज़ इस हद तक नाकाबिले गाना है तो फिर बदकिस्मती। अच्छा। लेकिन अगर ज़रा सा भी उसमें सुर है या सुर की पहचान है तो तालीम में ये शामिल होता है कि थोड़ा बहुत आप गा के ठुमरी और भाव बता लें। मसलन कैसे? मसलन बकौले शख्स से ट्रेलर कहते हैं। ट्रेलर कहते हैं जी। मसलन अब तो मैं, वो एक खास बैठक होती है ठुमरी की। ठीक है, वो अपनी जगह प्रीएम्बल्स अपनी जगह। हाँ, बताइए ना। तो एक छोटी सी ठुमरी है, उसको अभी तो वैसे मैं थोड़ा सा कोशिश करके गा के बताती हूँ, लेकिन वैसे भाव के साथ और तरीके से बताया जी। बादल, जिससे हम रिलेट करते हैं खुशी, इतनी गर्मी के बाद बारिश होती है, बरसात होती है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਛਮਾ ਛਮ। ਸੌਰੀ, आई एम जस्ट जी। हाँ जी।
तो एक ठुमरी है, घिर घिर आई बादरा, चमके गरजे बरसे में, घिर घिर आई बादरा. वो थोड़ी सी बादरा, हाँ घिर घिर आई बादरा, चमके गरजे बरस में, हाँ चमके गरजे बरसे में, घिर घिर आई बादरा, हाँ घिर घिर आई बादरा, बादरा, घिर घिर आई बादरा. कारी घटा घन घोर घेर लीनो, सोनी सेज जिया माह डरे, बिंदा थर थर कांप रे, बिंदा थर थर कांप रे, घिर घिर आई बादरा, हाँ घिर घिर आई बादरा, बादरा, घिर घिर आई. माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा. इसमें जब भाव बताना हो तो बादल कैसे आते हैं? ठीक है. बादल तशबीह ठुमरी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बादलों से, बालों की, जो बालों में गिरें लगती हैं, ये वेव्स होते ठीक हैं, बादल से तशबीह रखते हैं. आंख जो बादल से तशबीह रखती है, भवें जो कि कर्व्स बादल की तरह बनते हैं, वो एक एक तशबीह दिखा के, इमेजिनेशन है, ठीक है. सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं. और वो एक ठुमरी डिपेंडिंग ऑन द डांसर्स इमेजिनेशन कैन लास्ट होल नाइट. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. गजल भी आप कभी गाती हैं? गज़ल भी हिस्सा है, बहुत ज़रूरी. हज़रत अमीर खुसरो ने इतनी खूबसूरत गज़लें कही हैं. आपकी फेवरेट कौन सी गजल है? अभी एक जो लास्ट प्रोजेक्ट आई ये डिड, बिस्कुट ना खान, ये प्लास्टिक के हैं. आपको नहीं पता, ये हम पिछले 6 महीने से ये रखे हुए हैं. ये जो खाता है ना तो बड़े तंग हो जाते हैं. नहीं, मैं तो वैसे ही. अच्छा, वैसे जी अखला रहे. अच्छा चल, मेरा ख्याल से खान लगे प्लास्टिक दे गए. नहीं, नहीं. अच्छा, मेड इन पाकिस्तान. अच्छा, तो ये ना समझो मेड इन यूके. अच्छा, नहीं, नहीं. गजल, गजल. आई कॉल दिस कॉमिक रिलीफ.